तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। देखिए, आप लोग एसके में दुमका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 25-29 सेशन वाले बहुत परेशान हैं अपने एवी पेपर को लेकर। एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं, एवी एडवांस वोकेशनल कोर्स। ठीक है, ये जो एडवांस वोकेशनल है एवी पेपर है, सॉरी एसोसिएटेड वोकेशनल, एडवांस नहीं एसोसिएटेड वोकेशनल कोर्स इलेक्टिव। इसमें जो भी लोग डिजास्टर मैनेजमेंट रखे हैं, चाहे कुछ भी रखे हों, आपका पुराना सिलेबस जो था 22, 26, 23, 27, 24, 28 वही सिलेबस है आपका। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रूव करता हूँ और क्वेश्चन आंसर के साथ PYQ भी दूंगा। ठीक है, और ज्ञान सागर ऐप जो लोग इंस्टॉल नहीं किए कर लीजिए, वहाँ पे सब अवेलेबल है। PYQ है, नोट्स है, सारा कुछ एवरीथिंग। ठीक है, तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस मैच करा के, ये पुराने वाले सिलेबस और नए वाले सिलेबस 100%, 1% का मैं अंतर नहीं बोल रहा हूँ, 100% सेम है। ठीक, इसीलिए जो पिछले साल का वीडियो अपलोड किया मैंने सागर साहब चैनल पे, ज्ञान सागर पे चैनल पे, वो सारा वीडियो आप देखिए, PYQ देखिए, और ऐप पे भी मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्लास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रूव करेंगे कि पुराना सिलेबस और न्यू सिलेबस में एक जरा सा भी अंतर नहीं है। तो देखिए, ये हमारा न्यू सिलेबस, ठीक, 25-29 सेशन के लिए। पेपर का नाम क्या है यहाँ पे देखिए, पेपर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन का परिचय। 75 मार्क्स का पेपर है। इसमें टोटल यहाँ पे देखिए यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ डिजास्टर, जिसमें आपका है डेफिनेशन, फैक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर, और अंतिम में यूनिट है यहाँ पे, अंतिम टॉपिक है यूनिट 1 का, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये है। इस तरह से टोटल U1 2 3 4 4 गो यूनिट है। अंतिम यूनिट है आपका डिजास्टर प्रोन एरिया इन इंडिया, और लास्ट में साइलेंट फीचर ही नेशनल डिजास्टर पॉलिसी ऑफ इंडिया साइलेंट फीचर। एकदम दोस्तों 2 कॉपी वही सिलेबस है, ये पुराना वाला सिलेबस है, एकदम 2 कॉपी वही है। इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का परिचय, सेमेस्टर 2, 75 मार्क्स का ये भी पेपर है, एकदम वही सिलेबस है। देखिए, डेफिनेशन, फैक्टर्स ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक, इसमें भी 4 गो यूनिट है, 1 2 3 और 4, और 5वां वही वाला है। देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ इंडिया है ना, नेशनल डिजास्टर पॉलिसी ऑफ इंडिया साइलेंट फीचर। इसमें देखिए यूनिट 4 में भी दिखा देते हैं मिला करके, डिजास्टर प्रोन एरिया इन इंडिया, स्टडी ऑफ, ठीक है, जैमिक जोन, सारा कुछ वही है, एवरीथिंग। देखिए, डिजास्टर प्रोन एरिया इन इंडिया, ठीक, सेमिक जोन, फ्लूड, कहीं से भी मैच करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सुनामी तक, ठीक, फोकस विथ स्पेशल फोकस ऑन सुनामी, ये, या फिर ये एपिडेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैच करता है। जैसे मैं यहाँ पे यूनिट 4 का ही दे रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे था, विथ स्पेशल रेफरेंस टू सुनामी, है ना, तो एकदम वही है सिलेबस। यूनिट 3 का भी मैच कीजिएगा तो वही मिलेगा आपको। जैसे यूनिट 3 में क्या है, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, और स्टार्टिंग कहाँ से होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर से शुरू होता है एंड वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट पे ख़त्म होता है यूनिट 3 को मैच करके देखते हैं, सब कुछ वही मिलेगा एकदम। ठीक है, देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर से शुरू होता है एंड वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एकदम मैच कर रहा है सिलेबस। यूनिट 2 का अगर आप मैच करके देखना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑफ मेजर डिजास्टर से शुरू होता है, और यहाँ पे इजलैंड एंड क्या है, एवेंचर्स के साथ ख़त्म होता है, हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर ना। चलिए देखते हैं यूनिट 2 आपका ये वाला है, हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर। देखिए मैच कर रहा है ना पूरा का पूरा, हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर। लैंडस्लाइड है यहाँ पे, लैंडस्लाइड एंड, हम गलत पढ़ लिए थे यार ऊपर वाला में, लैंडस्लाइड है, ठीक है, भूस्खलन एंड एवलेंस। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस मैच करता है, पुराना वाला और नया वाला 100%। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा PDF 57 पेज का PDF है, ये आपको ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी मैं
PYQ कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यही डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो पिछले साल 2024 से 28 सेशन में पूछा गया था। ठीक है, 2025 में पूछा गया था वो पेपर। ये ऐप पे मैं 2 PYQ अपलोड किया हूँ, ये 23-27 का है, ठीक, और 24-28 का भी अपलोड किया हूँ, ये 24-28 का है। तो अभी मैं 24-28 का कराऊंगा और यूट्यूब में भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक, तो चलिए हम लोग करने वाले हैं इसी को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ज्ञान सागर ऐप जो लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा है दोस्तों। 60 रुपया में मैं वहाँ पे कंप्लीट ग्रेजुएशन का कोर्स देता हूँ। सेमेस्टर 1 से 8 तक के सभी पेपर का नोट्स, 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन, सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 में पूछा हुआ पेपर है 24 से 28 सेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, फुल मार्क्स 75, क्वालिफाइंग मार्क्स 30 और टाइमिंग 3 आवर। इसमें देखिए सबसे पहले आता है ग्रुप ए, ठीक है, जो कि कंपलसरी है। इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज साइक्लोन, चक्रवात क्या है। दूसरा है भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा है वर्षा जल खेती क्या समझते हैं, वर्षा जल जो होती है खेती से क्या समझते हैं। भूस्खलन क्या है, लैंडस्लाइड क्या है। बादल का फटना या प्रस्फोट क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है, शीतोष्ण चक्रवात की व्याख्या करें, सूखे के प्रभाव को कम करने के उपाय बताएं। और फिर ग्रुप बी शुरू होता है जो कि 60 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। ठीक है, इन सभी का हम लोग एक साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क्स वाला, चक्रवात क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। व्हाट इज साइक्लोन, चक्रवात चक्र की भांति घूमने वाला ना, हाँ, तो एक हवा का ऐसा बौछार आता है जो चक्र की भांति घूमता है और चारों ओर तीव्र वर्षा होती है आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, चक्रवात एक तीव्र मतलब बहुत स्पीड से, ठीक है, चक्रवात एक बहुत स्पीड से निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, लो एयर प्रेशर का एरिया होता है, जिसके चारों ओर तेज गति से हवाएं चलती हैं। कैसे हवाएं चलती हैं, धीरे धीरे नहीं, तेज गति से। तेज गति से हवाएं चलती हैं और हवाएं केंद्र की ओर घूमती हैं। किसके ओर, आपकी ओर नहीं, मेरी ओर नहीं। हवाएं किसके ओर घूमती हैं, केंद्र की ओर घूमती हैं। इसमें तेज वर्षा, आंधी, तूफान चलता है। ऐसा लगता है मानो छाता को पकड़िएगा तो छाता को उलट देगा। ठीक है, समुद्र के ऊपर बनने वाले चक्रवात तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश करते हैं। ठीक है, तो ये चक्रवात क्या है, सिंपल रखिएगा, चक्रवात साइक्लोन, ठीक, किसी समुद्र से उठकर तेज हवाओं के कारण बहुत ज़्यादा तीव्र वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्षा होती है। अक्सर चक्रवात में वर्षा कई दिनों तक होती है, 2 दिन या उससे ज़्यादा होती है चक्रवात में वर्षा। ठीक है, और इसमें निम्न वायुदाब से होती हुई हवाएं घूमती हैं बहुत तीव्र गति से केंद्र की ओर। इतना लिख लीजिएगा, थोड़ा सा किताबी भाषा, थोड़ा सा अपना भाषा मिक्स कीजिएगा। अगला आता है भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, बोलेगा कि किन्हीं 2 चक्रवात का उदाहरण दे, तो देखिए चक्रवात का बहुत सारा नाम है। आपने सुना होगा कि एक चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से अक्सर चक्रवात उठता है। ठीक, भारत में उठने वाला चक्रवात या तो बंगाल की खाड़ी से उठेगा, या अरब सागर से, या हिंद महासागर से। इन्हीं 3 जगहों से चक्रवात उठता है। आपने नाम सुना होगा हुदहुद, ठीक है, एक चक्रवात का नाम है। एक चक्रवात का नाम था मोचा, खोठा में मोचा मतलब क्या होता है, मोचा मतलब होता है चेहरा। ठीक है, देखना मोचा का कैसा देखा हो, मतलब बोलते हैं ना, तो चेहरा कैसा दिख रहा है, कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा यार। तो मोचा, ये सब हुदहुद, ये चक्रवात का नाम है। ठीक है, चक्रवात से भारी नुकसान होती है, ये सब आप डिटेल में खुद से लिख सकते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। अब बात आता है मैंग्रोव वनस्पति, वनस्पति पेड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। पेड़ बोलिए, पौधा बोलिए, गाछ बोलिए, वृक्ष बोलिए, ये सब पेड़ का ही नाम है। तो भारत में मैंग्रोव पेड़ या मैंग्रोव जो गाछ है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए मैंग्रोव वन होता है, वन जंगल समझते हैं, तो मैंग्रोव जंगल होता है, मैंग्रोव वन होता है। और ये मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे जितने भी जंगल होते हैं ना, उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समुद्र के किनारे जितने भी जंगल हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे पानी में जितने भी जंगल उगते हैं उस सबको मैंग्रोव वन कहा जाता है, और वहाँ के पौधों को मैंग्रोव वनस्पति कही जाती है। ठीक है,
अब जैसे बंगाल की खाड़ी में बहुत सारा जंगल है, साइड साइड में, बंगाल की खाड़ी के बाद हिंद महासागर में भी बहुत सारा जंगल है, ठीक, अरब सागर के एरिया में भी बहुत सारा जंगल है, तो वो सब क्या है, मैंग्रोव जंगल है। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी बहुत सारा जंगल है, तो वो सब भी मैंग्रोव जंगल कहलाएंगे। लक्षद्वीप में भी बहुत सारा जंगल है, लक्षद्वीप घूमने जाइएगा मेरे साथ, चलिए आप अपने फैमिली के साथ जाइए, ठीक है। तो ये सब घूमने की जगह है, मैंग्रोव वन देखने की जगह है। तो मैंग्रोव वन क्या है, समुद्र के किनारे जितने भी जंगल उगते हैं उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। ओके, समझ गए। हाँ, आपने नाम सुना होगा, भारत का राष्ट्र पशु क्या है, टैगोर, ठीक है, टाइगर। कैसा टाइगर, बंगाल टाइगर। और वो बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है, मैंग्रोव वन में, मैंग्रोव जंगल में पाया जाता है। समझ गए काफ़ी अच्छे से। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा, ओडिशा अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। ये एरिया का नाम बताया है, और मैं डायरेक्ट बताऊँ कि समुद्र के किनारे पाए जाने वाले जंगल को मैंग्रोव वन कहे जाते हैं, और वहाँ के पेड़ पौधों को मैंग्रोव वनस्पतियाँ कही जाती हैं। ठीक है, अब समुद्र किनारे सुंदरवन डेल्टा भी है, ठीक, अंडमान निकोबार भी समुद्र किनारे है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र भी समुद्र किनारे है, गोदावरी कृष्णावरी डेल्टा भी समुद्र किनारे, महानदी भी समुद्र के किनारे है, जो डेल्टा है वो है, ठीक है, ये सब समुद्र किनारे के एरिया है। समझ गए। हाँ, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा जल संचयन क्या है। तो सिंपल सा आंसर है कि जब वर्षा होगी तो उस पानी को सुरक्षित रखना वर्षा जल संग्रह है। अपने भाषा में प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। लिखा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, लिखा जाता है ना जी, ना मैं झूठे बोल रहा हूँ, नहीं लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव, जहाँ तक संभव हो मेरे बच्चे अपने शब्दों में उत्तर करें, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कि वर्षा जल संग्रह क्या है। भैया लिखिएगा कि वर्षा के जल का सुरक्षित भंडारण करके रखना ताकि भविष्य में उसका उपयोग हो सके, वर्षा जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के पानी को एकत्रित करके रखा जाता है। टैंक में रखिए, कुआं में रखिए, चाहे भूमिगत जलाशय जिसको हम लोग बांध बोलते हैं, ठीक है, बांध में भी नहाया जाता है, बांध में नहाना चाहिए यार, ताकि भविष्य में पेयजल की कमी ना हो। उससे सिंचाई कीजिए, खेती कीजिए, नहाइए, पैर हाथ धोइए, ठीक है, तैरिए, जो करने का मन है कीजिए, मछली छोड़िए। ओके, नेक्स्ट, भूस्खलन क्या है। भू मतलब होता है जमीन, ठीक है, भू भूमि धरा धरती पर्यायवाची शब्द है, जमीन का, मिट्टी का। तो भूमि का खिसकना ही भूस्खलन है। भूमि का अपने स्थान से खिसक कर दूसरे जगह पे गिर जाना या अंदर की ओर धंसना भूस्खलन है। ठीक है, तो पहाड़ों में अक्सर देखे होंगे कि पहाड़ के नीचे धंस के एकदम पूरा का पूरा रोड बंद हो गया है, देखे हैं ना अक्सर। तो पहाड़ों या ढलानों से मिट्टी, चट्टान या मलबे का अचानक नीचे खिसक जाना भूस्खलन है। स्खलन मतलब होता है खिसकना, भू मतलब जमीन, यानी कि भूमि का खिसकना भूस्खलन है। ठीक है, भूस्खलन पानी जब ज़्यादा होगा तो उसके कारण हो सकता है। वर्षा, भूकंप, वनों की कटाई, इन सब के कारण होता है। ठीक है, भूस्खलन। और अक्सर भूस्खलन कहाँ होता है, हिमालय के क्षेत्रों में होता है। लिख दीजिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में या हिमालय के क्षेत्रों में। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, बादल फटना क्या है। हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप, बादल बहुत जोर से फटा यार, बहुत जोर से पानी होगा। बादल फटना मतलब कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, अचानक से गड़गड़ाहट करने लगता है, गड़गड़ गड़, इसमें अचानक बाढ़ जैसे भारी नुकसान भी आ सकते हैं। हालांकि उतना नहीं है। बादल फटना मतलब कि किसी क्षेत्र में अचानक से बादल बहुत तेज से गड़गड़ाता हुआ आवाज़ करता है और वहाँ पे बहुत अचानक से तीव्र गति से लंबी वर्षा होती है। सिंपल सा आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, और ऐसा लगता है मानो कि यहीं पे बिजली गिर जाएगी ना, थंडरिंग होने लगता है, चमक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तड़क, या कोई कोई ठेर भी बोलते हैं। चक्रवात क्या है, शीतोष्ण चक्र की व्याख्या करें। चक्रवात, चक्रवात अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि चक्र की भांति जब पानी समुद्र के किनारे से होते हुए पानी जब निम्न वायुदाब से केंद्र की ओर हवाएं बहती हैं और अपने साथ हवा के साथ पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हवा और पानी बहुत देर
गति से बरसती है, ठीक है, और 2 दिन से ज़्यादा अक्सर इसमें वर्षा होती है। शीतोष्ण चक्रवात क्या है ये पूछा गया है। तो चक्रवात निम्न दाब का वह क्षेत्र है जिसमें हवाएं केंद्र की ओर घूमती हुई चलती हैं। पहला किसके ओर घूमती हुई चलती हैं? आपकी ओर, आपके पापा की ओर नहीं भाई, केंद्र की ओर। इसके साथ तेज हवाएं और वर्षा होती है, ठीक है। बहुत तेज गति से हवा चलेगा कि छाता मानो उल्टा पुल्टा कर रख देगा, ऐसा लगता है कि मानो आपको उड़िया के ले जाएगा, ठीक है। लगता है ना कभी कभी, इतना तेज गति से हवा और आंधी चलेगा और पानी देता है। हाँ, तो इसी को बोलते हैं चक्रवात। और ये 1-2 घंटा नहीं, लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक पूरा ठंडा हवा के साथ पानी। ऐसा नहीं लगता है कि बाहर निकलेंगे तो मानो एकदम सारा ठंडा एकदम बॉडी को हिला कर रख देता है ना। तो तेज हवाएं और वर्षा होती है। शीतोष्ण चक्र, इसमें क्या होता है कि शीतोष्ण चक्रवात मध्य अक्षांश, पृथ्वी पढ़े है ना, ये अक्षांश और देशांतर, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक। इधर 30 डिग्री, फिर इधर 60 डिग्री। तो बोला है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक, और ये 60 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बनता है इस एरिया में, पृथ्वी के इस एरिया में और इधर भी इस एरिया में 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बनते हैं, ठीक है। और भारत का भी एरिया आता है इसमें। ये गर्म और ठंडी वायु के मिलने से बनते हैं। शीतोष्ण चक्रवात किससे मिलने से बनता है? गर्म और ठंडी वायु के मिलने से, ठीक है। इनका व्यास बहुत बड़ा होता है तथा कई दिनों तक मौसम प्रभावित रहते हैं। तो अक्सर लिखिएगा कि चक्रवात में 2 या 2 से अधिक दिनों तक वर्षा हो सकती है, ठीक है। इसमें लगातार वर्षा होती है, बादल, ठंडी हवाएं, सबको मानूंगा कि लेदरा के नीचे अंदर में घुस के बैठे रहो, ठीक है। ऐसा ऐसा वर्षा होता है। घर द्वार एकदम चूने लगेगा, चारों ओर से दीवार भीग जाएगा, ठीक है। और मतलब कहीं भी जाने के लिए आपको बाइक साइकिल चला नहीं पाएंगे, इतना तेज गति से हवा देगा। ये सब आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में आंसर गिनना है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्र का उदाहरण जो सर्दियों में वर्षा लाता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सूखे के प्रभाव को कम करने के उपाय बताइए। बताओ बाबू कि सूखा अगर हो जाएगा तो कैसे कम कीजिएगा। अरे भैया आपको नहीं मालूम है, हम सूखा योजना लेंगे, ठीक है। सुखाड़ योजना 2500 रुपया महीना मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग तो खेती करते हैं, नहीं मालूम नहीं। हारे का बूटा छुए, हारे का बूटा जिसको कोदराए, आर कोदराए हैं कभी? नहीं कोदराए हैं आप लोग में से बहुत से लड़कियां तो कभी खेत में धान भी नहीं लगाई होंगी। तो सूखा का मतलब क्या जानिएगा ना, कि सूखा होगा तो क्या फ़ायदा और नुकसान क्या। तो घर में आप लोग जितने भी गर्ल्स लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, कम से कम धान में जो रोपनी होता है, धान कटाई होता है, घास निकाई खेत में, ये सब करने जाइएगा। मिट्टी से खेलने का समय है ये, ठीक है। 1-2 महीना में भी 1-2 दिन या 3-4 दिन भी काम करना होता है, उससे ज़्यादा दिन तो काम करना नहीं होता है। सप्ताह में कभी कभी 1 दिन जाओ खेत टहल के आ जाओ, और खेत में आर खोदराना होता है। मैं भी गया हूँ यार, खेती बाड़ी जुड़े हुए आदमी हूँ मैं भी, ठीक है। आटी लगाना, बीहन मारना, आर खोदराना, धान काटना, फिर उसको बीड़ा देना, ठीक है, बीड़ा बांधना, और माथा में लाते थे पहले, अभी तो ट्रैक्टर से आता है। उसके बाद माड़ा देना, आजकल तो माड़ा भी नहीं होता, थ्रेसिंग मशीन में घुसा तो सब निकल गया। तो ये सब कब होगा? जब प्रॉपर मात्रा में वर्षा होगी। अगर वर्षा नहीं होगा तो धान रोप दिए, बीहन छिटाया, ठीक, सूख गया खेत, खत्म कहानी, ठीक है। बाकी का प्रोसेस ही नहीं होगा। मतलब अगर सूखा नहीं होता है तो हमें ये जो खेती होती है, खास तौर पे धान की खेती, धान में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक। धान एक ऐसा फसल है, धान और मक्का, धान और मक्का, मक्का का आप लोग मालूम नहीं, कोई कोई कॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, कोई जोंड्रा बोलते हैं, कोई मकई बोलते हैं, कोई भुट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो धान और मक्का ऐसा फसल है जो कि खरीफ ऋतु में होता है, पानी के दिनों में होता है, और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर प्राकृतिक वर्षा बहुत कम होगी, ठीक है, तो धान और मक्का आपका सही रूप से नहीं उग पाएगा, ठीक है। तब क्या होगा? तब सूखा की स्थिति होगी। तो समझ गए। गवर्नमेंट का एक रूल्स रेगुलेशन है कि मापदंड के आधार पे गवर्नमेंट का एक नियम है कि कितना सेंटीमीटर था यार, 100 सेंटीमीटर या कितना था, कि उससे कम वर्षा हुआ तो फिर आपका सूखा घोषित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सूखा का प्रभाव, अगर सूखा हो जाएगा तो क्या करना है? जल जो संग्रह करते हैं, खेत का पानी, खेत में पानी पटाना होगा। किससे? आपको कुआं से या फिर तालाब से। तो वर्षा जल संचयन अपनाना होगा।
मान लीजिए सूखा हो गया तो क्या करना होगा, सरकार के भरोसे मत रहिए कि सरकार सूखा का पैसा देगी, नहीं, वर्षा जल संचय जो किए हैं आप तालाब से, टूलू पंप से पानी पटाइए या ड्रिप एवं स्प्रिंग सिंचाई कीजिए। सूखा रोधी फसल लगाएं, ऐसा फसल लगाएं जो कम पानी का भी उग जाए। तालाब और चेक डैम बनाना, समझ रहे हैं ना। वनों को कम काटें और भूजल का सीमित उपयोग करें। और जन जागरूकता और जल अभियान चलाना है। सरकार द्वारा राहत बीमा योजना लेना है। राहत बीमा योजना वही जो 2500 रुपया बताए ना, सुखाड़ योजना, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है पॉइंट बना के। अब आगे का क्वेश्चन बताइए भैया, बहुत मज़ेदार है लेकिन नहीं बताऊंगा, पहले मैं ऐप के बारे में बताऊंगा, ज्ञान सागर ऐप, ठीक है। देखिए यूट्यूब से जो इनकम मिलता है ना वो बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। और मैं अभी बीएड कर रहा हूँ तो मेरा खर्चा मालूम है कितना है, 2 साल का फीस है 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 केवल फीस। एक्स्ट्रा खर्चा के मैं नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम, एडमिशन वगैरह, इस सब में भी तो लगभग मान के चलिए ना 15,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, 15 से 20,000, ठीक है। तो मतलब 2 लाख रुपये खर्चा है बीएड में, ठीक है। और मैं आप लोग को जो पढ़ाता हूँ और कंटेंट देता हूँ, एक आदमी का फीस कितना ले रहा हूँ, 60 रुपया। और ये कितना फीस है, एक सेमेस्टर का नहीं, 2 सेमेस्टर का नहीं, 3 ना, कंप्लीट ग्रेजुएशन का फीस, 8 सेमेस्टर का फीस है सिर्फ 60 रुपया। कितने साल तक वो कोर्स का पास रहेगा हमारे पास भैया, अगर आप एक बार खरीदते हैं तो आपके लिए 4 साल तक वो पास रह जाएगा, ठीक है। उसमें सभी सेमेस्टर के आपके नोट्स दिए जाएंगे और यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, ऐप पे सारा नोट्स मिलेगा। चलिए मैं आपके बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये हमारा ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी चैनल के नाम पे रखा गया है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। तो ज्ञान सागर चैनल का भी नाम है हमारे और इसका भी नाम है, ठीक है, ऐप का भी। अब क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर में भी अगर आप सर्च करेंगे ज्ञान सागर तो आपको ये ऐप ऊपर में मिल जाएगा। 10,000 से प्लस इसके इंस्टॉलर हैं, डाउनलोडर हैं। इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, इस तरह से आएगा जोहार। आपको मालूम है जोहार मतलब झारखंड में नमस्ते। पढ़ो अपने हक के लड़ो, क्योंकि झारखंड में बिना लड़े पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ना भी होगा और पढ़ना भी होगा, ठीक है। फिर बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, ऑटोमेटिकली आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये सब आने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आके ऐप रुक जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे ना क्रिएट एन अकाउंट पे, तो क्या होगा, आपका फ़ोन नंबर और मोबाइल, मतलब फ़ोन नंबर और नाम देना है, ठीक है। फ़ोन नंबर और नाम डालिएगा और फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। इस पर OTP आएगा, डाल दीजिएगा। उसके बाद ये ऐप आपका खुल जाएगा। अब आना है आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स पे जो ही आप क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा मालूम है, यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा। आपको यहाँ से SKMU दुमका का कोर्स ले लेना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आएगा, फ़ोनपे से करने का और एक QR कोड। QR कोड उनके लिए है जो लोग फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, अमेजन पे कुछ नहीं चलाते हैं, उनके लिए QR कोड से किसी को भी पेमेंट करने बोलेंगे खुल जाएगा। और नहीं तो UPI पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिएगा, 60 रुपया कटेगा, ओनली 60 रुपया, और फिर आपका ऐप फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका लिखाएगा कि दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए ऐप आपका फ्री हो गया। मात्र 60 रुपया, समझ रहे हैं दोस्त, कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं यार। उसके बाद आपका ऐप इस तरह से स्टार्ट लर्निंग आएगा सभी का, जो कोर्स खरीदेंगे स्टार्ट लर्निंग, जैसे SKMU दुमका का स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से SKMU यूनिवर्सिटी, ये सभी पेपर खुल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे सेमेस्टर 2 मिलेगा, सेमेस्टर 2 सबसे लास्ट में है, इसको ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। सेमेस्टर 6 का भी आप अब ये पढ़ सकते हैं, 5 का भी पढ़ सकते हैं, 2 का भी पढ़ सकते हैं, 3 का भी पढ़ सकते हैं, जो पढ़ने का मैंने पढ़िए, सब फ्री हो गया। सेमेस्टर 2 में अगर आपको क्लिक करना है, क्लिक कीजिए। सेमेस्टर 2 में आपको इस तरह से मिलेगा 25-29, आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ से आपका सभी खुल जाएगा, मेजर, AC, AB पेपर में क्लिक कीजिएगा अगर इसको देखना है तो। दूसरा पेपर देखना है, मान के चलिए आपको सोशल अवेयरनेस का पेपर देखना है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सिलेबस देखना है या यूनिट 1, 2 जो देखना है देखिए, नोट्स देखना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी देखना है, व्यू पे क्लिक कीजिए। व्यू पे क्लिक कीजिए, आपका PDF खुल जाएगा और यहाँ पे एक तीर का निशान आएगा। अगर आप इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे ना तो ये PDF आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए सारा कुछ, ये सब कुछ है सिर्फ 60 रुपया में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार लिखिए। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा ना भीग गया हूँ गर्मी से, ठीक है,
25 मिनट का लगातार बोलने के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें हमारी आंखें थक जाती हैं, ब्रेन थक जाता है। ठीक है, तो रिलैक्स होना पड़ता है हमें, फिर से घूम फिर के आते हैं। आप लोग भी वीडियो को रोक के 5 मिनट, फिर हम लोग 15 मार्क्स का करेंगे। ठीक है, तो आइए टॉयलेट वगैरह करके घूम फिर के पानी वानी पी के, तो खुला छोड़ दीजिए। देखिए पसीना पसीना हो जाते हैं यार, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। नाना पाटेकर डायलॉग सुने ना कि ये पसीना नहीं खून है जो पानी बन के निकल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेहनत सबका। देखिए प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के विभिन्न प्रकार बताइए। मालूम है भाई प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशन क्या है? गाड़ी में उड़ा देते हैं धुआं और बोलते हैं पॉल्यूशन क्या है। तो प्रदूषण वह चीज़ है जब किसी शुद्ध पदार्थ में कुछ भी अवांछित चीज़ चली जाती है। क्या बोलिएगा? जब किसी शुद्ध पदार्थ में कुछ अशुद्ध पदार्थ मिक्स हो जाता है तो उसको प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मतलब केवल धुआं का प्रदूषण नहीं है, जल भी प्रदूषण हो सकता है, मिट्टी भी प्रदूषण हो सकता है, हवा भी प्रदूषण हो सकता है। ठीक, प्रदूषण आपका ध्वनि भी हो सकता है, प्रदूषण आपका खाने का सामान भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रदूषण क्या है? जब किसी शुद्ध चीज़ में किसी अशुद्ध पदार्थ को मिक्स कर दिया जाता है तो उसको प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार अलग अलग है। हवा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण मैंने बता दिया 5 को, फिर से याद कर लीजिएगा। हवा, बोलिए मेरे साथ, एयर पोल्यूशन। ठीक, हवा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, सोइल पोल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक, फिर ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। फिर जल प्रदूषण, ठीक है, वाटर पोल्यूशन। उसके बाद पांचवा ओजोन परत का अवक्षय। ठीक, इसका हानि क्या होता है चलिए जानते हैं। तो ये सब आप खुद से भी जोड़ के लिख सकते हैं। जब वातावरण में हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़कर जीव जंतु और मनुष्य के लिए नुकसानदेह हो जाए, ठीक है, उसे प्रदूषण कहते हैं। ये प्रदूषण का परिणाम है। ठीक है, जब प्रदूषण बढ़ जाएगा तब ये होगा। औद्योगिकरण, प्रदूषण फैलने का कारण क्या है? फैक्ट्री लगना ज़्यादा से ज़्यादा, औद्योगिकरण। दूसरा कारण है शहरीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर में रह रहे हैं। ठीक, कचरा क्या हो रहा है? कचरा आता है गाड़ी में फेंकवाता है, ठीक है, चाहे प्लास्टिक में रहता है, फिर वो खाना सड़ता है, तो वो प्रदूषण का ये भी एक कारण है। जनसंख्या में वृद्धि, आदमी चाचर को पापच को छवा कर रहा है, तो ये भी एक कारण है ना। माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोग भी अगर ऐसा कीजिएगा तो कैसे होगा? तो आप लोग को बच्चा जो कीजिएगा ना, 2 को कीजिएगा बाबू, समझ रहे हैं ना, 3 को, उससे ज़्यादा नहीं, 2 या 3, हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 3, नॉट मोर देन 3। समझ ले रे बाबू नीन हैं? आप ही लोग को बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं ना। तो 2 या 3, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 तक मैं अलाउ करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो वायु प्रदूषण, पहला क्या है? वायु प्रदूषण। ठीक, हवा में अशुद्धियों का मिलना वायु प्रदूषण है। ठीक, जिसमें वाहन का धुआं, गाड़ी के धुएं, कारखानों का धुआं, ठीक है, ये सब फैल जाता है। इसके कारण जब हवा प्रदूषण होता है तो दमा बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है। ठीक है, फिर बोलिएगा जल प्रदूषण। नदियों में कचरा, रसायन, सीवेज से बह जाता है, या नालियों का जो गंदगी है वह डायरेक्ट जाके नदियों में मिलता है, फिर नदी का जल गंदगी से भर जाता है, फिर वो जल प्रदूषित हो जाता है। इससे जल जनित रोग होते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, ठीक है, पेचिस, डायरिया, और इससे जो मछलियां हैं और जल में रहने वाले जीव हैं वे मरने लगते हैं। ठीक है, फिर वो जल सड़ने लगता है, और जब आप उस नदी से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा सेंट देता है। ठीक है, अच्छा बोलिएगा भैया, कुछ लोग नदी में जाके शौच करके धोता है, तो क्या वो भी? नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये पोल्यूशन का कारण नहीं। पोल्यूशन का मेन कारण है जो नदियों का जो पानी है या फैक्ट्री का पानी जब समुद्र में नदियों में आके मिल जाता है। ठीक है, नालियों का पानी या जो ये इसका पानी है, किसका? नालियों का पानी या फैक्ट्री का पानी जब समुद्र में आके मिल जाता है, या फिर बहुत सारा गंदगी देखे होंगे लोग नदी में आके बहा देता है, फेंक देता है प्लास्टिक शहरों में। ठीक है, तो वो 3 चीज़ लिखिएगा, शहरीकरण, औद्योगिकरण और कल कारखाने का पानी, नालियों का पानी। ठीक है, ये आपका जल प्रदूषण में करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है ना दोस्त। नेक्स्ट अगला जाता है ध्वनि प्रदूषण। तो तेज आवाज़ में मानसिक तनाव और सुनने की क्षमता, चिड़चिड़ापन,
ठीक है, रात को सोए हैं, अचानक से गाड़ी पार हो रहा है, धाएँ धाएँ धाएँ, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, कहीं पे फैक्ट्री चल रहा है तो आवाज़ करते रहेगा। ठीक है, तापीय प्रदूषण, उद्योग का गर्म जल जलाशयों में जाने से जलीय जीव प्रभावित होते हैं, तो वही हो गया। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि कहीं पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी, तो वो भी क्या है, आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन है। ठीक है, जिसके कारण कई सालों तक बच्चों क्या होते हैं, वहाँ पे अपंग पैदा होते हैं। जैसे कि झारखंड में एक शहर है, मैं बता दे रहा हूँ, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर क्या बोलते हैं हिंदी में, नाभिकीय प्रदूषण। झारखंड में एक गांव है जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी। ये गांव कहाँ पे है, तो जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी ये गांव है भैया, कहाँ का, ये एक मिनट, हाँ, ये गांव है आपका पूर्वी सिंहभूम, जिसका जिला मुख्यालय जमशेदपुर में है, उसी का एरिया है। ठीक, और चाईबासा, जिसको हम लोग पश्चिमी सिंहभूम बोलते हैं, और सरायकेला खरसावां जिला, जिसका नाम है आदित्यपुर। तो ये 3 जिलाओं में ये शहर फैले हुए हैं। इसमें क्या होता है, खास तौर पे जमशेदपुर का एरिया आता है, पूर्वी सिंहभूम, नरवा पहाड़, तुरामडी, और ये यूरेनियम उत्पादन करता है। और यूरेनियम क्या करता है, इससे हमारा न्यूक्लियर बम बनता है। ठीक है, एटम बम बनता है। और क्या होता है, परमाणु बम बनता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर है ना, इतना डेंजर है, इतना डेंजर है, इतना डेंजर है कि वहाँ के जो फैक्ट्री बसे हैं, उस फैक्ट्री में जो आसपास के गांव बसे हैं ना, वहाँ के बच्चे अपंग पैदा होते हैं। आप लिख दीजिए, यूट्यूब में लिख के देखिएगा, जादूगोड़ा गांव। ठीक है, बस इतना लिखिएगा, उसके बाद आपको सिचुएशन पता चलेगा। वहाँ के बच्चे या तो जन्म लेते हैं तो अपंग, किसी का हाथ छोटा तो हाथ टेढ़ा तो मुंह टेढ़ा। ठीक है, और किसी का बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। तो कुछ कुछ बच्चे अपंग पैदा होते हैं, कुछ गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ बच्चों का कैंसर बाद में हो जाता है। न्यूक्लियर के कारण कैंसर होता है, बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो वहाँ के गांव में एक ऐसा सिचुएशन बन गया है कि उस गांव के लोगों को कोई शादी भी नहीं दे रहा, दूसरे गांव का लोग, क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है ना, वहाँ के लोगों से कोई शादी करने खोज रहा है। तो जादूगढ़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी झारखंड में ये 3 गांव है जो कि पूरी तरह से न्यूक्लियर इफेक्टेड है। गवर्नमेंट कुछ काम नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हमको सीएम बनाओ। ठीक है, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। चलिए, कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने एक न्यूक्लियर अच्छा एग्जाम्पल दिया नाभिकीय प्रदूषण का। ठीक है, और इसको फायदा किससे हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो रहा है। बाकी प्रदूषण नियंत्रण हेतु वृक्षारोपण करें, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, ये सब बताइएगा। और जो मैंने कहानी बताई इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला जाता है खतरा क्या है, किसी 2 प्रकार के खतरों के बारे में बताएं। खतरा क्या होता है, तो वह संभावित प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना जिससे जीवन या संपत्ति को हानि पहुंचने या नुकसान का डर रहता है। मतलब जब हमें प्रकृति के द्वारा, मतलब भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी बोलते हैं, या खुद के द्वारा कोई ऐसा सिचुएशन जिससे हमें या मानव जाति को कुछ जान या माल की क्षति हो सकती है, उसको खतरा बोलते हैं। खतरा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक खतरा यानी कि नेचुरल हजार्ड, खतरा का हजार्ड बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले के द्वारा किया जाता है, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, सूखा हो गया। दूसरा मानव निर्मित खतरा, जो मनुष्य के द्वारा होता है, जैसे कि औद्योगिक दुर्घटना। जैसे आपने सुना होगा, एक मूवी है इंडियन रेलवे, ट्रेनमैन या रेलमैन है यार, ट्रेनमैन। ठीक है, ट्रेनमैन मूवी में जो है दिखाया गया है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल कहाँ पे, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहाँ पे 1984 में एक यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी। ठीक है, उस फैक्ट्री में क्या हुआ था कि जो उर्वरक होता है ना, यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री उर्वरक फैक्ट्री थी, वह अमेरिका की फैक्ट्री थी। उसका जो हिट बॉक्स था वो सड़ गया था। कंपनी को उसको इंडिकेट किया गया, फिर भी वो ध्यान नहीं दी कंपनी। बाद में क्या होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है और वहाँ से गैस निकलता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वो गैस चारों ओर फैल जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस फैल जाता है। साइनाइड के कारण लोगों की जहाँ जहाँ वो गैस जाता है, पूरा आँख उनका क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल होने के बाद यहाँ से आँख से ब्लड आने लगता है और आदमी सांस नहीं लेना पाता और मर जाता है 10 मिनट के अंदर। ठीक है, वो मूवी देखिएगा, रो लीजिएगा। द रेलवे मैन मूवी का नाम है।
ठीक है, उसमें बताया गया मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना के कारण, तो यह औद्योगिक दुर्घटना हुआ जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। रासायनिक रिसाव, आग का लगना, ठीक है, युद्ध, ये सब क्या है, मानव निर्मित खतरा है। बाकी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है वनमूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वन उन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को लगाना, और एक होता है वन उन्मूलन यानी कि वनों को काटना। तो वन को कौन काट रहा है, वन को काट कौन रहा है, गवर्नमेंट काट रही है। क्यों काट रही है, रोड बनाना है, फैक्ट्री बनाना है। अरे भाई जब गवर्नमेंट खुद काट रही है तो गवर्नमेंट खुद लगाए ना वन, ठीक है। किताब में पढ़ाने से क्या होगा, किताब में पढ़ाने से आप थोड़ी हो ना वन लगाएंगे, आप एगो पेड़ लगाएंगे, वो भी भगवान भरोसे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे हमको क्या मालूम, ठीक है। लेकिन मैंने पेड़ लगाया है बस, कितना लगाया, अभी तक 4-5 को लगाया है, लेकिन उसमें से अभी तक 3 को बड़ा हो पाया है। चलिए, सुपारी का पेड़ लगाया है, ठीक है, और वही लगाए हैं यार, शरीफा का पेड़ लगाए हैं, कटहल का लगाए हैं। चलिए, वन उन्मूलन मतलब कि वनों को काटना, वनों की अंधाधुंध कटाई से वन उन्मूलन कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि, इसका कारण क्या है, जनसंख्या की वृद्धि, आदमी काट के घर बना दिया, कृषि का विस्तार कर रहा है, खनन, ठीक है, खोदने के लिए खनिज निकल गया तो उसको खोदने के लिए वन को काट दिया, उद्योग लगाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सबसे मेन रीजन तो है सड़क बनाना, ठीक है। इसका दुष्प्रभाव क्या है, वर्षा में कमी आ रही है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, जैव विविधता का नाश हो रहा है, मतलब बहुत सारे जीवों का घर उजड़ जा रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। समाधान क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। अब इसके ऊपर लिख सकते हैं, वृक्षारोपण के ऊपर आप 4-5 लाइन लिख दीजिएगा कि ठीक है, पेड़ पौधे लगाना। नेक्स्ट सामाजिक वानिकी, समाज के द्वारा वनों को लगाना, वन संरक्षण कानून लागू करना, जागरूकता लाना, ये सब आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा रोकथाम का विस्तार लिखें, ठीक है। क्लास 9 से ये टॉपिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपदा प्रबंधन। क्या होता है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन वह संगठन प्रक्रिया है, संगठित प्रक्रिया है, जिसमें आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद, 3 को ध्यान रखिएगा, पुनर्वास किया जाता है। इसका उद्देश्य जन और धन की हानि। आपदा क्या कहते हैं, सबसे पहली बात, आपदा, आपदा को इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर। क्या बोलते हैं, डिजास्टर, DISASTR, डिजास्टर। ये क्या होता है, किसी भी घटना का होना, किसी भी घटना के होने की संभावना या होने आपदा है। किसी भी घटना का होना या घटने की संभावना आपदा है, ठीक है। आपदा 2 प्रकार का होता है, या तो प्रकृति के द्वारा किया जाएगा या मनुष्य के द्वारा किया जाएगा, यानी कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। जैसे कि खतरा 2 प्रकार का था, प्राकृतिक खतरा और मानव निर्मित खतरा, ठीक है। उसी तरह से आपदा 2 प्रकार का है। अब आपदा में 3 चीज़ करना है, क्या करना है, 3 चीज़। पहला, आपदा से पहले, जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आने वाला है, उससे पहले ही आप सूचना पहुंचा दे सबको, अरे भागो 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 यहाँ पे बाढ़ आने वाला है, ठीक है। आपदा के पहले सूचना पहुंचाइए, आपदा के समय उनकी रक्षा कीजिए, और आपदा के बाद, ठीक है, उनको क्या करना है, सेटल्ड करना है, जो लोग घायल हो चुके हैं उनको रक्षा करना है, ठीक है। आपदा से बचाना है, सबसे पहले आपदा से पहले जागरूकता लानी है, आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। तीसरा, आपदा के बाद उन लोगों को फिर से उनके घर तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे भूकंप हो गया, तो भूकंप में तो किसी को नहीं मालूम है कि क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए पहले ही लोगों को बता दो कि जब भूकंप आता है तो ये सब किया जाता है। किताब के माध्यम से या बीच बीच में समाचार में दिया जाता है कि भूकंप के अगर आना होता है तो हमें क्या होता है कि घरों से दूर जा के खुले मैदान में जाना होता है, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। खुले मैदान में जाकर बैठ जाना होता है। अब भूकंप हो रहा है तो क्या हो गया, भूकंप से पहले हमने अवेयरनेस फैलाई, भूकंप हो गया तो क्या हुआ, जो आदमी मलबे में दब गया है उसको बाहर निकालना, ठीक है। आपदा के पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद, 3 को। आपदा के समय क्या करना है, मलबे से जो दबे व्यक्ति हैं या आपदा से प्रभावित व्यक्ति को वहाँ से बाहर निकालना है। तीसरा क्या करना है, तीसरा करना है कि जो व्यक्ति बचा है, ठीक है, उसको हौसला देना है। देखिए आपदा में बहुत सारे लोगों की परिवार चली जाती है, जाती है नहीं जाती है, जाती हैं, तो उनको हौसला देना है। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो गंभीर रूप से मानसिक तनाव में चले जाते हैं, तो उसको बाहर निकालना है, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। उनको घर उजड़ गया तो घर देना है रहने के लिए,
अगर बाढ़ से प्रभावित है तो खाने के लिए सामान देना, ये सब कौन देगा? गवर्नमेंट। ठीक है। और बचाने कौन आएगा? आप जाएंगे बचाने, ना आपका बाप, ना मेरा बाप जाएगा ना आपका बाप जाएगा। कौन जाएगी? एनडीआरएफ की टीम जाएंगी। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ एक टीम बनाई गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, एनडीआरएफ कहा जाता है। इसकी स्थापना 2005 में की गई। एनडीआरएफ की टीम स्पेशल आपदा के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है। वो जाते हैं डिजास्टर वाले स्थान पे और वहाँ से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। इनके साथ इनको 2 और व्यक्ति सहायता करते हैं, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। आजकल ये भी आ गए हैं फील्ड में। ठीक है, इंडियन नेवी जाता है एयरफोर्स, हवाई जहाज से उड़ते उड़ते, और इंडियन नेवी के भी आदमी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेवी और एयरफोर्स दोनों को ना हेलीकॉप्टर के बारे में सिखाया जाता है। और इंडियन नेवी को तो हेलीकॉप्टर भी सिखाया जाता है और जल में भी सिखाया जाता है। तो इंडियन नेवी और एयरफोर्स भी जाते हैं इस मिशन में। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिएगा ना तो आप टॉपर नहीं बनिएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाइएगा। नेक्स्ट, आपदा की रोकथाम वगैरह वगैरह सब कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? बाढ़ के अनुकूल प्रभाव को लिखिए। इसके अलावा आपको ज्वालामुखी पूछ सकता है, भूकंप पूछ सकता है। ठीक है, तो बाढ़ मालूम है कि एक जो निश्चित जल स्तर है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाता है। नदी का जल स्तर बढ़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाना और घरों में भर जाना, जिससे आम लोगों की जीवन संकट में आ जाती है। ठीक है, यह अधिक वर्षा या बांध के टूटने या नदी के मार्ग में अवरुद्ध हो गया और नदी बीच में टूट गया, दूसरा मार्ग बना लिया, तो बाढ़ आ सकती है। ठीक है, अनुकूल प्रभाव क्या है कि उपजाऊ गाद मिट्टी लाती है इससे। ठीक है, भूजल स्तर बढ़ जाता है, चारागाह विकसित होती है। तो ये सब बताइएगा कि बाढ़ आने से क्या क्या अच्छा चीज़ होता है और बाढ़ आने से क्या क्या बुरा चीज़ होता है, ये भी बताना है। फिर बताना है मानव निर्मित डिजास्टर क्या है। तो मनुष्य के द्वारा जो आपदाएं फैलती हैं वो मानव निर्मित आपदाएं हैं। ठीक, कोविड-19 के बारे में पूछा गया था, बाप रे बाप। ठीक है, आदमी डर से दूर भागता था कि 2 फीट दूर रहो, मास्क लगाना जरूरी है। चलिए ये सब कर लीजिएगा, एक एक चीज़ मैं कितना बताऊँगा, और सारा कुछ करना है तो आपको ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। नमस्ते, बाय, जोहार। मैं जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। चलिए, खाना वाना खाने का टाइम हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, खाने का सही टाइम मैं बता रहा हूँ, आप लोग मानिए या ना मानिए, मैं वो चीज़ बताऊँगा जो अच्छा है आपके लिए, मेरे लिए। खाने का सही टाइम है 7:30 बजे तक खा लेना चाहिए। आपका डिनर विथिन 7:30 o'clock कर लें। ठीक है, क्यों? मालूम है जितने एक्टर हैं, जितने एक्ट्रेस हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचे व्यक्ति, वो अपना डिनर ना 7:30 बजे तक कर लेते हैं। अब मैं शिक्षित व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, अशिक्षित व्यक्ति तो 12 बजे खाए कोई मतलब नहीं, लेकिन 7:30 से 8 बजे तक मैक्सिमम तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। रात का भोजन जिसको हम लोग कलेवा बोलते हैं, नहीं बियारी बोलते हैं। सुबह का नाश्ता को बोलते हैं जलपान, जिसको इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोपहर का लंच जिसको हिंदी में बोलते हैं कलेवा, और रात का नाश्ता जिसको बियारी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं डिनर। तो डिनर जो है आपका कितना बजे तक हो जाना चाहिए? 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के 2 घंटे बाद सोना चाहिए। ठीक है, तो सोना भी सही टाइम पे 10 बजे तक अगर आप सोना है या 9 बजे तक सो जाना है तो 7 बजे तक खा लीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी यार, 4 बजे रात को खाइए, कौन मना करेगा। आपकी ज़िंदगी है, झंड बना दीजिए ज़िंदगी को। बाय, जोहार। और स्वर्ग भी बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। क्या बनाना है, झंड या स्वर्ग, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे तो मनाइए उनको, समझाइए उनको। ठीक है, बाय, जोहार। देखिए दोस्तों, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बातें कड़वी लगती हैं। जोहार।